Hello friends, our today's topic is production function and returns to a vector. I am making the videos according to the CBSE syllabus and for class 11th currently, and in future I will be making other videos for other subject related to the commerce. Let us talk about the today's topic, that is the production function and returns to a vector. प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो कैसे प्रोड्यूस करे, कि वो कितने रिसोर्सेज लगाए ताकि उसको इतना आउटपुट जो है वो अचीव कर सके। तो इसमें जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारा एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर को कैसे इनपुट्स यूज़ करने चाहिए और एक लॉन्ग रन में उसको कैसे इनपुट्स यूज़ करने चाहिए। जो भी उसको आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसके लिए उसको क्या करना है, इनपुट्स चाहिए। अब हम मेनली इकोनॉमिक्स में जो है वो हम क्या इनपुट लेके चलेंगे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये वाले जो होंगे हमारे मेन इनपुट्स लेके चलेंगे। तो प्रोड्यूसर जो है वो ये चाहता है कि वो ये मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है कि वो कितनी लेबर लगाए, कितनी कैपिटल लगाए, कितनी इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो इतने वाला आउटपुट जो है वो अचीव कर सके। हम एग्जांपल लेते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो 10 यूनिट्स कैपिटल की लगाता है और 5 यूनिट्स जो है वो लेबर की लगाता है। और वो अगर वो 10 यूनिट्स कैपिटल की लगाता है और 5 यूनिट्स लेबर की लगाता है तो वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, 100 यूनिट्स जो है वो गिवन आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि फिजिकल इनपुट्स क्या होंगे यहाँ पे, कैपिटल एंड लेबर, और फिजिकल आउटपुट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो होता है ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट्स के बीच में एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में। वी विल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स प्रोडक्शन, दैट इज़ द फॉर्म आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो यहाँ पे क्या है हमारे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दैट आर द इनपुट्स फॉर द फॉर्म। अब इसके लिए हम एज्यूम क्या करते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेबर और कैपिटल जो है वो हमारे इनपुट्स हैं और QX जो है वो आउटपुट है फॉर्म का, आउटपुट ऑफ फॉर्म। QX किसका फंक्शन है यहाँ पे, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल को हम K से डिनोट करते हैं एंड लेबर को हम L से डिनोट करते हैं। तो आउटपुट जो है वो किसका फंक्शन है, आउटपुट जो है गुड एक्स किसका फंक्शन हुआ, लेबर एंड कैपिटल का। ये हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की जनरल जो है इक्वेशन हो गई। इसमें क्या कहता है कि हम ये लेबर लिया या कैपिटल ली, इनके हम है ना फिजिकल मटेरियल इनपुट्स या जो ये आउटपुट है इनकी हम है ना सिर्फ मटेरियल फिजिकल वैल्यू नहीं कंसिडर करते कि जो भी है ये इनकी कोई लेबर की भाई ये वैल्यू होगी, कैपिटल की हम वो वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बताता बल्कि क्या बताता है, टेक्निकल रिलेशन। इसके लिए क्या एग्जांपल है कि जैसे एक इंजीनियर है जो इकोनॉमिक्स नहीं है, वो क्या कहता है कि इस मशीन पे जो है वो 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और अगर वो 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आउटपुट जो हो गया वो 100 यूनिट्स हो गया। तो ये क्या है कि इंजीनियर ने जर्नल बोल दिया, तो ये क्या है भाई, ये नहीं है कि भाई जो है इकोनॉमिक जो है ये इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है बल्कि क्या है, टेक्निकल रिलेशन बताता है। क्योंकि ये फैक्टर इनपुट्स और आउटपुट को क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है उनको कनेक्ट करके रखता है। क्योंकि और प्रोडक्शन फंक्शन को हम है ना हमेशा एक टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के बेस पर डिफाइन करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अब इसमें हम बात करेंगे कि फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स। दो टर्म्स आएंगे, एक फिक्स फैक्टर्स होंगे, एक हमारे होंगे वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते आउटपुट के साथ। जैसे कि मशीन है, अगर अब प्रोड्यूसर ने क्या करा, अपने प्लांट में अपनी फैक्ट्री में एक मशीन इंस्टॉल कर दी। अब मशीन चाहे आउटपुट हो या ना हो, मशीन तो इंस्टॉल हो गई है, तो मशीन जो है वो क्या एक फिक्स फैक्टर है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। मशीन तो रहेगी चाहे आउटपुट जो है ज़ीरो, कि फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही हो, प्लांट मशीन जो है वो लगे रहेंगे। ये नहीं है कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वो उन्हें हटा देगा, तो वो क्या हुए हमारे फिक्स फैक्टर्स हुए। अगर आउटपुट ज़ीरो भी होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है फिक्स फैक्टर जो है वो यहाँ पे रहेंगे कि जो हमारा इनपुट है मशीन का वो रहेगा इनपुट।
कांस्टेंट रहेगा, मशीन तो फिक्स रहेगी। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? जो आउटपुट के साथ चेंज होते रहते हैं। इसके लिए एग्जांपल होगा हमारे पास लेबर। लेबर क्या है? अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो इस प्रोडक्शन ज़्यादा करे, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेगा उस मशीन पे कि भाई जब मेरे पास जो है मुझे आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की एम्प्लॉय करेगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो कभी भी, अगर वेरिएबल फैक्टर जो है वो ज़ीरो कब होगा? जब आउटपुट जो होगा ज़ीरो होगा। अगर वो कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, तो आउटपुट अगर वो करना ही नहीं चाहता तो क्या करेगा? सारी लेबर्स को हटा देगा। तो अगर आउटपुट ज़ीरो तो वेरिएबल फैक्टर भी ज़ीरो। अगर आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर भी उसको इंक्रीज़ करना होगा प्रोड्यूसर को। तो वेरिएबल फैक्टर्स जो कौन सा हुआ? जो आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने दो कंसेप्ट की बात करी थी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जब प्रोडक्शन हम सिर्फ किससे इंक्रीज़ कर सकते हैं? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से। फिक्स फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में ऐसा होता है कि टाइम जो होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि फर्म के पास बहुत ही शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो नए प्लांट इंस्टॉल कर सके, नए मशीनरी इंस्टॉल कर सके। तो इसलिए क्या होता है कि फिक्स फैक्टर को जो है वो कांस्टेंट लेकर चलते हैं और वेरिएबल फैक्टर को ओनली वेरिएबल फैक्टर के थ्रू ही वो अपनी प्रोडक्शन या आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है। तो इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में कैसे डिफाइन करेंगे? क्यू एक्स मीन्स आउटपुट ऑफ गुड एक्स। किसका फंक्शन हुआ? लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल के ऊपर हमने ये लगाया है, ये किस लिए लगाया है कि कैपिटल जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए कैपिटल जो है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है एंड लेबर इज ओनली द वेरिएबल फैक्टर। दैट्स वाई वी हैव पुट द बार साइन ऑन द कैपिटल फंक्शन। इसके लिए एग्जांपल है, सपोज ये 40 यूनिट्स जो है आउटपुट है। कब है ये फंक्शन किसका? जब हम 5 यूनिट्स लेबर के लगाते हैं एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के लगाते हैं। अगर हमने आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया 5 यूनिट से, तो जब हम आउटपुट इंक्रीज़ क्यों हुआ? हमने एक यूनिट एडिशनल यूनिट और लेबर की लगाई, क्यों? और कैपिटल तो जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। कैपिटल सेम है, हमने वन एडिशन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करा तो हमारा आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया। आउटपुट सिर्फ किस लिए चेंज हुआ? जब हमने अपना लेबर को इंक्रीज़ किया, लेबर फंक्शन को चेंज किया। अब अगर हमने ये चेंज किया, अर्लियर रेशियो क्या थी? 5:4, अब रेशियो क्या हो गई? 6:4। तो फैक्टर रेशियो भी जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर के थ्रू ही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज आ रहा है, हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये हमारा शॉर्ट टर्म का डायग्राम है। इसमें लिए हम क्या करेंगे? हम ग्राफ पे एक्स एक्सिस पर हम लेंगे लेबर एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे कैपिटल। कैपिटल में अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, कैपिटल जो है वो हमारी क्या है? ओके। ओके मीन्स कैपिटल जो है वो ओके यूनिट्स है। ओके यूनिट्स जो है हमारी कैपिटल की, वो क्या है? हमारी कांस्टेंट रहेंगी। अब जो भी हम आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं वो किससे थ्रू कर रहे हैं? हमने पहले OL1 यूनिट्स लगाई, देन हमने लेबर को जो है वो इंक्रीज़ करा, तो वो कितनी हो गई? OL2 यूनिट्स। तो हमने आउटपुट जो है वो ज़्यादा अचीव करने के लिए हमने किसकी यूनिट्स को बढ़ाया? सिर्फ लेबर की यूनिट्स को। तो फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज हो रही थी। अभी 5 वाले 5:4 थी, देन जो है वो इंक्रीज़ हो गई जब हमने एडिशनल यूनिट्स जो है लेबर की यूज़ की। तो फैक्टर रेशियो जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो चेंज होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि ना वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो नई मशीन्स, नए प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। तो वेरिएबल वो अपनी प्रोडक्शन को जो है दोनों फैक्टर्स के थ्रू इंक्रीज़ कर सकता है, वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू भी, फिक्स फैक्टर्स के थ्रू भी। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में लॉन्ग टर्म में। फिक्स फैक्टर जो हमारा शॉर्ट पीरियड में जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, और वो लॉन्ग पीरियड, अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा? वही फिक्स फैक्टर क्या बन जाएगा? वेरिएबल फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। प्रोडक्ट आउटपुट जो है किसका फंक्शन है? वो यहाँ पे
लेबर का और कैपिटल का। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमने के ऊपर बार साइन पुट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे के जो है वो फिक्स फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। कैपिटल जो है वो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है। वो दोनों लेबर और कैपिटल जो है वो हमारे वेरिएबल फैक्टर है। आउटपुट जो है वो हम कि दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे क्या था, पहले अगर प्रोड्यूसर जो है वो 40 यूनिट्स आउटपुट की यूज़ कर रहा था, और किसका फंक्शन था, 5 यूनिट्स लेबर का एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। देन उसने अपना आउटपुट इंक्रीज़ करा 80 यूनिट्स तक, तो किसका फंक्शन बन गया, 10 यूनिट्स लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, पहले 5:4, अगेन रेशियो क्या रहेगी यहाँ पे, 5:4। इसमें लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रेशियो रहेगी। फैक्टर रेशियो जो रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। पहले 5:4 रेशियो थी, अगेन इट विल बी द 5:4। अगर हमारा आउटपुट जो है वो 80 यूनिट्स में हो जाता है तो फैक्टर रेशियो जो है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म को क्या कहते हैं, वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पर हमने ओ वाई एक्सिस पर हमने कैपिटल एंड ओ एक्स एक्सिस पर हमने लेबर यूनिट्स, ये हमने इसके ग्राफिकली प्रेजेंट करा। इसमें क्या होगा, ओ दिस वन K1 L1 एंड OL1 मीन्स K1 कैपिटल और लेबर की यूनिट्स किसके इक्वल होंगी, K2 L2 एंड OL2 मीन्स, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगी। रेशियो जो है, तो फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। K1 क्या, K1 दिस वन क्या डिनोट करता है, कैपिटल्स की यूनिट जब हमारा आउटपुट क्या है, कम है। दिस वन K1 इज L1 डिनोट करता है कि हमारा कैपिटल यूनिट्स की यूनिट्स ऑफ कैपिटल जब हमारा आउटपुट क्या है, लो है। K2 L2 क्या है, हमारा आउटपुट जब हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो वाली यूनिट्स कैपिटल की। OL1 जब यूनिट्स लेबर की जब हमारा आउटपुट क्या है, कम है। OL2 जब हमारा आउटपुट हायर है, वो वाली यूनिट्स लेबर की। दिस इज नोन एज फॉर द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बाद जो एक कंसेप्ट आता है वो आएगा हमारा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग रन में क्या है, कांस्टेंट प्रोडक्शन टाइप फंक्शन। कि शॉर्ट रन जो होता है उसमें क्या है कि हम सिर्फ है ना वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज़ करके, शॉर्ट रन में क्या होगा, सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज़ करके आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो फैक्टर रेशियो जो होती है वो चेंज होती है, चेंजेस। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, हम वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज़, तो आउटपुट जो है वो दोनों से इंक्रीज़ हो सकता है। फैक्टर रेशियो जो रहती है हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड उसको हम बोलते हैं वेरिएबल टाइप प्रोपोर्शन। सेकंड जो डिफरेंस आता है कि शॉर्ट रन जो होता है उसमें हम स्केल ऑफ आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और लॉन्ग रन में क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट जो होता है वो चेंज होता है। स्केल ऑफ आउटपुट में क्या है कि हम है ना किससे इंडिकेट करते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट को हम डिनोट करते हैं साइज ऑफ प्लांट से, कि फर्म जो प्रोड्यूस यूज़ कर रही है, मशीन प्लांट मशीन जो यूज़ कर रही है, जो फिक्स फैक्टर फर्म यूज़ कर रही है, उसके थ्रू हम स्केल ऑफ आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि फर्म जो है वो अपना फैक्टर फिक्स फैक्टर को या साइज ऑफ प्लांट को चेंज नहीं कर सकती, तो हम किसके बेस पर हम ये मानते हैं कि स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि फर्म के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो नए प्लांट्स नई मशीनरी इंस्टॉल कर सके, तो स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या रहता है, उसका कांस्टेंट रहेगा। और लॉन्ग रन में क्या होएगा, स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि फर्म के पास इतना टाइम होता है, लॉन्ग एनफ टाइम है कि फर्म जो है वो नए नए प्लांट्स मशीनरी इंस्टॉल कर सकती है, जिसके कारण वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसको हम बोलेंगे स्केल ऑफ आउटपुट और
स्केल ऑफ आउटपुट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। थर्ड जो डिफरेंस आता है शॉर्ट रन में, वो हम किसके बेसिस पर देखेंगे, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। जो शॉर्ट रन में होता है उसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं, एंड लॉन्ग रन में जो होता है उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि हम शॉर्ट रन में क्या है, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पर ही आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, रिटर्न्स टू फैक्टर का कंसेप्ट हुआ। और लॉन्ग रन में क्या होता है, आउटपुट को हम किससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को किससे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम अपना स्केल मतलब बढ़ाएं, मतलब हम अपना प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्म के पास इतना ज़्यादा इनफ टाइम होता है कि वो अपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आउटपुट को जो है वो फर्म जो है इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि फर्म जो है नए नए प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर सकती है। मेन थ्री जो है यही डिफरेंस है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में। इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में भी कर सकते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज हो जाते हैं आउटपुट जैसे जैसे चेंज होता है, फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज नहीं होती है। आउटपुट जो है वो हम सिर्फ, सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, आउटपुट जो है वो हम किसके थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पर। और लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, आउटपुट को सिर्फ हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स यूज़ कर मतलब फिक्स फैक्टर्स भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी। स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। ये कौन सा शॉर्ट पीरियड जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिटर्न्स टू फैक्टर कंसेप्ट है, एंड दिस लॉन्ग पीरियड इज रिटर्न्स टू स्केल कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है, अब हम जो है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है एक, इसमें जो मेन टॉपिक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डायग्रामेटिकली कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करो। उसके लिए हम, उससे पहले हमें ना कुछ टर्म्स समझनी होंगी। वो क्या है, एक टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या कहता है, टोटल प्रोडक्ट होता है कि वेरिएबल फैक्टर्स की कितनी यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की यूज़ करी एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए विद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, कि कितनी प्रोड्यूसर ने कितना वेरिएबल फैक्टर यूज़, कितनी यूनिट्स लगाई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स के साथ। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है एंड के फिक्स्ड है, हमने ये एज्यूम किया है कि के जो है हमारा फिक्स फैक्टर है। अगर हम उसी में, अब हम ये मानते हैं कि कुछ हम फिक्स फैक्टर में सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम फिक्स फैक्टर क्या ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं। एक मशीन है हमारी फिक्स फैक्टर है जो, एंड लेबर जो है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है। मींस हमारा जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, पहले हमने ना 1 यूनिट लेबर की लगाई और 6 यूनिट्स कैपिटल की लगाई, तो हमारा आउटपुट की ये डिफरेंट फॉर्म्स है कि 10, 12, 15, 12, 10। तो आउटपुट की जब हम यूनिट्स का सम करेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। जब प्रोड्यूसर ने क्या यूज़ किया, अब इसमें क्या है, प्रोड्यूसर ने जो है 1 यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर, 1 यूनिट जो है लैंड इसकी कैपिटल की यूज़ की एंड 6 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो उससे क्या रिजल्टेंट आउटपुट हुआ, 10, 12, 15। तो जो आउटपुट है उसका जो सम होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के बाद हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है किसके कारण, जब हम वेरिएबल फैक्टर की एडिशनली एक यूनिट और यूज़ इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं। सपोज करते हैं हम आउटपुट जो है वो 40 यूनिट्स था, प्रीवियस आउटपुट जो था वो 40 यूनिट्स था। प्रोड्यूसर ने अपना आउटपुट जो है वो 45 यूनिट्स इंक्रीज़ किया, और उसने इंक्रीज़ कैसे किया, जब वो पहले तो वो 5 यूनिट्स लगा रहा था किसकी, लेबर की, और उसने 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी। मींस लेबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, कितना, 1 यूनिट बाय द लेबर जो है उसने इंक्रीज़ किया। तो जो इन दोनों का 45 माइनस 45 यूनिट जो होगा वो क्या है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है कि भाई, अब पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था हमारा 45 था जब हम 6 यूनिट्स लेबर की लगा रहे थे। टोटल प्रोडक्ट अगर 5 कितना है, 40 यूनिट्स है अगर जब हम 5 यूनिट्स लेबर की लगा रहे हैं। अब 5 यूनिट्स जो आया वो हमारा क्या आया, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, किसके कारण, जब हमने एडिशनली 1 मोर यूनिट किसकी लगाई, वेरिएबल फैक्टर की 1
फैक्टर की। अब हमने अपना टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ किया किसके थ्रू, बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। देन इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट एन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन, मीन्स प्रीवियस वाली यूनिट। सपोज यहाँ पे एन जो है यहाँ पे 6 माइनस टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा 6 माइनस 1 जो उसका प्रीवियस वाला है यहाँ पे 5। ये क्या आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर की यूनिट से डिवाइड कर देंगे दैट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज जो होते हैं वो बेसिकली हम यही कहते हैं कि एवरेज जो है वो हमारा पर यूनिट हमें वैल्यू जो है वो बता देती है। एवरेज प्रोडक्ट सपोज यहाँ पे 40 यूनिट्स आउटपुट टोटल प्रोडक्ट था एंड लेबर की यूनिट्स 5 थी, देन एवरेज प्रोडक्ट विल बी 8 यूनिट्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे बात आती है कि ना मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या कभी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। यस, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। किस सिचुएशन में, जब हम एक ही फैक्टर्स पे मतलब एक ही मशीन पे बहुत मतलब एक मशीन है उस पर हमें ना सिर्फ 10 लेबर्स की ज़रूरत है, बट हम अब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसी पर हमने ना 15 लेबर्स लगा दिया, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो उसमें क्या होगा, वर्कर्स जो है उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, फिर भी कुछ वर्कर्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता रहेगा। बट उस स्टेज पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, उस स्टेज पर हम अभी बात करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है सिर्फ इस सिचुएशन में कि जब हम एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट करते रहेंगे, एक फिक्स फैक्टर पे ऊपर ही वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि वर्कर्स की लेबर्स की जो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके कारण मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करने लग जाएगा, और डिक्लाइन करता करता वो ज़ीरो होके देन फिर वो बिकम्स नेगेटिव। अब जो मेन टॉपिक आता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो इम्पॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर हमें अपने इनपुट एक ही फैक्टर को इंक्रीज़ करते रहें और दूसरे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो जो फैक्टर प्रोपोर्शन है, जो फैक्टर रेशियो है उनके बीच में जो है वो चेंज होगी। सपोज अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैंड और लेबर ले रहे हैं। लैंड जो है वो हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है, एंड लेबर जो है वो हमारा, इसके लिए ना हम एक जनरल सी बात करते हैं। एक लैंड है और एक लेबर है। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उस पे लैंड पे जो है वो लैंड की जो है वो 2 हेक्टेयर्स लैंड है, मीन्स 2 यूनिट्स कंसिडर कर लेते हैं, और उस पर वो 1 यूनिट लेबर की लगा रहा है। तो रेशियो क्या होगी, 1:2। अब वो क्या कर रहा है, वो इसको तो चेंज कर नहीं सकता, लैंड के लिए तो वो चेंज कर नहीं सकता, वो लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ कर देता है। सपोज 2:2 कर देता है, लेबर की यूनिट्स जो है वो हमारी उसने इंक्रीज़ कर दी। अब एडिशनली उसने क्या किया कि लेबर लगाई। अब स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि वो लेबर जो है बहुत अच्छे से काम करेगी, कि आउटपुट जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करेगा स्पीडली। बट एक टाइम के बाद अब उसी फिक्स फैक्टर पे, उसी लैंड पर वो लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ करता जाएगा, तो लेबर की एफिशिएंसी क्या होएगी, कम होएगी। अब आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ तो करेगा बट उतना स्पीडली इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना वो पहले इंक्रीज़ कर रहा था। आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ तो करेगा बट इतना स्पीडली इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इससे क्या है कि लेबर्स की जो है, अगर हम फिक्स फैक्टर पे कॉन्टीन्यूसली लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते रहेंगे, आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करेगा बट नॉट एट द सेम रेट, इट विल बी एट द डिमिनिशिंग रेट। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को कंबाइन करते रहेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से, मींस उनका जो डिफरेंस का रेट होगा वो इंक्रीज़ होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो करेगा बट किस वाले रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, डिक्लाइनिंग के रेट से। एक स्टेज आएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट जो है उस स्टेज पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ करेगा ही नहीं। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें अभी पढ़ा ही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ 1 मोर वेरिएबल फैक्टर।
अब एक हम इसमें टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लैंड, ये क्या हमारा फिक्स फैक्टर है। लेबर जो है वो क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट हम एडिशनली इंक्रीज करते गए ये यूनिट्स को। टोटल प्रोडक्ट जो है 2 5 9 12 14, इसको हम कैसे एज्यूम करेंगे कि भाई हमने ऐसे इसको कैसे दिखाना है कि पहले जो है ये इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ करेगा डिक्रीजिंग रेट से, देन मैक्सिमम, देन फिर ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 then 5 minus 2, then 9 minus 5, 12 minus 9, 14 minus 12, 15 minus 14, this will and continue। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 4 मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसको हम कंसेप्ट को बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके बाद क्या होगा, 3 2 1 0 मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा। इसके बाद क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, कि अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा डिक्लाइन करने लग जाएगा। और इसमें क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर, जब मैक्सिमम हो जाएगा इंक्रीज़ करना स्टॉप कर देगा, जब वो क्या होएगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। इसको हम है ना डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। इस पर क्या है, इसका ये डायग्राम है। डायग्राम क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर, एंड यहाँ पे हम लेंगे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इस पर क्या होगा, अब इसको हमें ना जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसके थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इस डायग्राम को जर्नली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अभी इसको जो है जर्नली एक्सप्लेन करा है। ये मैंने लेबर है एल, एंड यहाँ पे ये एस पॉइंट, ये इसमें हम 3 फॉर्म होएगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब वहाँ तक उस पॉइंट पर क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से। अब इस पॉइंट को हम O2K, टीपी कर्व पे हमने कैसे शो किया है, O2K क्या आया, हमारा टीपी कर्व पे पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, टीपी जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीजिंग रेट है। अब K टू T पॉइंट पे क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। इसमें अभी मैंने जो भी टेबल एक्सप्लेन किया था, दिस वन, ये देखो, इसमें क्या हो रहा था, 2 then 3 then 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो वो इंक्रीज़ तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ तो कर रहा है, बट उसका डिमिनिशिंग रेट है। अब इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे पहले 4 था, फिर 3 2, इंक्रीज़ तो कर रहा है, बट जो है वो इतना इंक्रीजिंग रेट नहीं है। अब क्या है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे यहाँ पे था 2 3 4, इंक्रीज़ कर रहा था टोटल प्रोडक्ट, बट इंक्रीजिंग रेट से। अब क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, कहाँ पे, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है 0 होगा। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि अब हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है वो नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। अब टी पॉइंट के बाद में जो है टीपी जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। के पॉइंट को हम एक बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ, इस पॉइंट के बाद टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा इंक्रीज़ तो करेगा इंक्रीजिंग रेट से, और इसके बाद जो है वो इंक्रीज़ करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। इस पॉइंट तक जो है वो टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट, और इस पॉइंट के बाद वो इंक्रीज़ करेगा बट विद डिक्रीजिंग रेट। अब हम इसके बाद जो है उसमें ना हम डायग्रामेटिकली ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को अलग अलग भी एक्सप्लेन करेंगे। उसमें लिए हमें यही एक्सप्लेन करना होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो है वेरिएबल फैक्टर की लगा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा,
जब हम लेबर की जो है 3 यूनिट्स लगा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट्स यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद अगर हमने जैसे ही हमने मार्जिनल लेबर की 4 यूनिट लगाई तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा तो टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बट वो इंक्रीज़ करेगा किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। अब मार्जिनल प्रोडक्ट जब ज़ीरो हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट उस पॉइंट पर मीन्स 7 यूनिट्स ऑफ लेबर पर जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। ये हमने इस ग्राइम को अलग से एक्सप्लेन किया है। मीन्स एस पॉइंट के बाद, ये हमारा एस पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। ये हमने इस पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसके बारे में हमने ये एक्सप्लेन किए हैं 3 स्टेजेस 1, 2, 3। अब इसके बाद जो आता है कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कि भाई इसके क्या रीज़न्स है, क्या कॉज है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलता है। तो इसका फर्स्ट रीज़न क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर का जो है फुलर यूटिलाइज हो जाता है। जैसे कि इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, जैसे कि मशीन है उस पर मतलब इतना अच्छे से यूज़ होता है, उस पर हम लेबर की यूनिट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अंडर यूटिलाइज रहती ही नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की यूनिट्स लगाते हैं तो फिक्स फैक्टर का जो है फुली यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। सेकेंड क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। उसमें क्या बात करते हैं कि हम एडिशनली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स लगाते हैं लेबर की, तो उससे क्या है हम लेबर को ना डिवीज़न कर सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड करके उनको अलग अलग उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो उससे क्या होती है एफिशिएंसी जो है वो वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और टोटल प्रोडक्ट भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हमें क्या मिलते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर मिलते हैं प्रोडक्ट। देन इसके बाद जो आता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कि जो जैसे मतलब फिक्स फैक्टर जो है उस पर हम क्या कर रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स की यूज़ कर रहते हैं, तो फिक्स फैक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज नहीं रहता। दोनों जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेशक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगा रहे हैं, बट जो है फिक्स फैक्टर जो है उन दोनों की जो कॉन्स्टेंट रेशियो है जो है वो सेम रहती है। कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं इंक्रीजिंग रेट्स। देन बात करेंगे हम कॉजेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों आते हैं? इसका भाई उसके अपोजिट हो जाएंगे फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, कि भाई एक फिक्स फैक्टर जो है उस पर हम क्या कर रहे हैं कि वही फिक्स है, उसी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कि मतलब क्या है कि एक मशीन है, उस मशीन पे ना हम 10 लेबर्स होने चाहिए, बट अब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके ही आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया उस पर ना, अब हमने ना 20 लेबर्स लगा दी। अब मशीन तो वो कॉन्टीन्यूसली जितना देर उसको यूज़ करना था उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा वियर और टीयर हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे, वर्कर्स जो वो इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएंगे। देन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनिट को कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते, किसकी जगह कैपिटल की प्लेस पे हम फिक्स फैक्टर पे कब तक यूज़ कर लेंगे कि हम इसी वेरिएबल फैक्टर के थ्रू ही आउटपुट इंक्रीज़ करते रहे। तो एक कुछ ही टाइम तक हम आउटपुट जो है वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो हमें फिर क्या आएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे प्रोड्यूसर के पास, आउटपुट जो है वो उसका इंक्रीज़ नहीं करेगा। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, अब वेरिएबल फैक्टर्स को ही हम कॉन्टीन्यूसली फिक्स फैक्टर पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा आइडल फैक्टर रेशियो जो है वो सेम नहीं रहेगी और पुअर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में आइडल के कब तक वो रेशियो जो है वो कांस्टेंट रह नहीं सकती है। इसके कारण जो है हमारे पास क्या आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की कुछ एजम्पशंस लेके चलता है कि रेशियो जो है फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन की हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर मतलब कि ना लेबर की जो यूनिट्स है वो क्या मानता है कि होमोजीनियस है, कि सारे लेबर्स जो है इक्वली एफिशिएंस है, मतलब हम एक यूनिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ऑल्दो कि भाई हमें पता है कि रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा कि भाई सभी लेबर जो है इक्वली एफिशिएंट हो, बट लॉ इसमें इकोनॉमिक्स में जो है वो एज्यूम करके चलते हैं, एजम्पशन है ये हमारी कि वेरिएबल जो लेबर जो है वो इक्वली एफिशिएंट है, इक्वली
एफिशिएंट फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो होमोजीनियस है। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये मानता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट या चेंज नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। अब कहते हैं कि एक सिचुएशन आती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की सिचुएशन कब आती है, ये दोनों के बीच में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के बीच की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें क्या मानते हैं कि हम जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट रहता है, चाहे हम उसमें ना कितनी ज़्यादा फैक्टर जो है यूज़ करते जाएँ। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सपोज करते हैं हम 10 यूनिट्स है, तो टोटल प्रोडक्ट में जो है वो हमारा ऑब्वियसली है वो भी कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज़ करेगा, दैट विल बी द 10 यूनिट्स। अब हम ये कह रहे हैं कि लॉ को हम पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं, कि उसको हम कैसे टाल मटोल कर सकते हैं उसकी। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को, टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए या चेंज आ जाए तो हम लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं। या फिक्स फैक्टर का कोई हमने सब्स्टिट्यूट डिस्कवर कर लिया जो कि इम्पॉसिबल है, बट अगर इन केस हमने डिस्कवर कर लिया प्रोड्यूसर ने कोई फिक्स फैक्टर का, तो हम लॉ को जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वो कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम कब पोस्टपोन कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, सिचुएशन जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा होता है, वो वाली सिचुएशन में हम पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। ये इसकी सिचुएशन में हो सकता है जब कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है या कोई फिक्स फैक्टर जो होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम डिस्कवर कर लेते हैं। अब जनरल सा छोटा सा ही टॉपिक है, एक रिलेशन क्या है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड दिस वन मार्जिनल प्रोडक्ट। अब अगर हमें एवरेज टोटल प्रोडक्ट पता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पता है, एवरेज प्रोडक्ट पता है, तो हम तीनों का रिलेशन जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश करके डिफाइन कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट दिस विल बी द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एक्स एक्सिस पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर और वेरिएबल फैक्टर। इस पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 3 यूनिट्स तक इंक्रीज़ करेगा, मींस टोटल प्रोडक्ट जो है वो ओके यूनिट्स तक इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज यूनिट्स। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ करने लगा, मींस 3 to 7 यूनिट्स तक जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो करेगा बट विद डिक्रीजिंग रेट, दैट इज़ फ्रॉम के टू आर पॉइंट। आफ्टर दैट क्या होगा, 7 यूनिट्स पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट आर पॉइंट पर क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 7 पॉइंट्स के बाद क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होने लगा, तो टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा हमारा, डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और ये टोटल प्रोडक्ट का तो ये रिलेशन इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया। एवरेज प्रोडक्ट के साथ कैसे, इसके बाद अब हम इसमें मैंने ये पीछे यहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या रिलेशन है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। उसके बाद हम जो रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे वो होगा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इतनी सिचुएशन में जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा रहेगा तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। ये कौन से पॉइंट तक हो रहा है हमारा, ये यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा एट ए पॉइंट के इस वाले पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट कब डिक्रीज़ करेगा, इस पॉइंट के बाद जो है वो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम है। इस पॉइंट ए पॉइंट के बाद जो है वो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे है एवरेज प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। इस पॉइंट के बाद, ए पॉइंट के बाद एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एवरेज इस पॉइंट पर जो है एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा। एवरेज प्रोडक्ट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एवरेज प्रोडक्ट के। उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। और ये पॉइंट कब होगा, जहाँ पे एमपी और एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व को कट करेगा। उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, इस पॉइंट पर जैसे यहाँ पे ज़ीरो होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पर एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कभी भी ना ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट क्या है हमारा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ
लेबर। तो ये कभी भी हमारा जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये सब पॉइंट्स मैं फॉर्म में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, and I will be loading more and more videos. If you like, subscribe my channel. Thank you.